Welcome to Knowledgeable Education class. Today we continue our chapter Agriculture sector on the eve of independence. Independence के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर. On the eve of independence, Indian agriculture sector revealed the following characteristic. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो उसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी. पहला कैरेक्टरिस्टिक है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन रिफर्स टू टोटल आउटपुट. प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट, वाइल प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ही कम थी, लो थी. इफ अरोज ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ मीन्स एज वेल एज इंसेंटिव्स ऑन पार्ट ऑफ द कल्टिवेटर द पीजेंट. और ये किस वजह से हुई? ना तो उनके पास कोई मीन्स था कल्टिवेटर्स के पास और ना इंसेंटिव्स थे. इसी वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लो थी. ये टेबल वन शोज प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लेवल इन 1947 फॉर वीट एंड राइस कंपेयर्ड विद देयर लेवल इन 2018 टू 19. ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल दिखाए गए 1947 के वीट और राइस के, और उन्हें कंपेरिजन किया गया है 2018 और 19 से. टेबल वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ वीट वॉज नियरली 5.2 टाइम्स लोअर इन 1947 कंपेयर विद लेवल इन 2018 टू 19. जो प्रोडक्टिविटी थी वीट की वो 5.2 टाइम्स लोअर थी 1947 में 2018 और 19 के कंपेरिजन में. प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वॉज नियरली 4 टाइम्स लोअर इन 1947 कंपेयर विद इट्स लेवल इन 2018 टू 19. और ये 4 टाइम्स राइस की प्रोडक्टिविटी लोअर थी. लाइकवाइज लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ वीट वॉज नियरली 15.5 टाइम्स लोअर. और आउटपुट का जो लेवल था वीट का वो 15.5 टाइम्स लोअर था और राइस का जो है 5.3 टाइम्स लोअर था. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक थी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फार्म आउटपुट. एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन अपॉन रेनफॉल. क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो मेनली जो है रेनफॉल पे डिपेंड था, बारिश पे डिपेंड था. गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट. अगर अच्छी रेनफॉल होती थी तो अच्छा आउटपुट मिलता था, वाइल पुअर रेनफॉल इम्प्लाइड पुअर आउटपुट. अगर बेकार मतलब कम रेनफॉल होती थी तो कम आउटपुट. नो एफर्ट्स वर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इंक्लूडिंग वेल्थ एंड कैनल्स. और कोई भी एफर्ट नहीं किया गया ब्रिटिश रूल के अंडर में किसके लिए? परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन को डेवलप करने के लिए, मतलब जैसे कि वेल्स, कैनल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा. डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. फार्मिंग जो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए की जाती थी. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ योर फैमिली. ये एक फार्मिंग की फॉर्म है जिसमें सिर्फ जो है क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं फैमिली की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए. दे लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट. और सिर्फ बहुत थोड़ा सा आउटपुट बचता है मार्केट में सेल करने के लिए, इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक. इस वजह से जो फार्मर्स थे उनका जो कमर्शियल आउटलुक था वो बहुत ही लो था. वो नहीं सोचते थे कि मतलब वो जाके मार्केट में भी सेल कर सकते हैं. वो सिर्फ ये सोचते थे कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाए. अकॉर्डिंगली बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड. और इसी वजह से जो बैकवर्डनेस थी वो चलती रही और पॉवर्टी जो है और ज़्यादा बढ़ती रही. अब ये जो बॉक्स में लिखा है वो पढ़ लेते हैं. नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिस्ट के नेम बताए गए हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था. नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम पर दादाभाई नरोजी, विलियम डिगबाई, फिंडले, सीरियस, VK राव एंड RC देसाई. मोस्ट ऑफ देम फाइंड दैट ड्यूरिंग द लास्ट हाफ द 20th century growth rate of national income and per capita income were less than 2% and 0.5% respectively. ओनर्स ऑफ द सॉइल वर्सेज टिलर्स ऑफ द सॉइल. ओनर्स ऑफ द सॉइल वर दी जमींदार्स. जो सॉइल के ओनर्स थे वो जमींदार थे. एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल वर पीजेंट्स एंड लेबर्स हु वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ जमींदार्स. और टिलर्स और जो पीजेंट थे वो लेबर्स थे. नहीं, पीजेंट्स और लेबर्स जो थे वो लोग थे जो जमींदार्स के फार्म्स पे काम करते थे. गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल. जो ओनर्स थे और जो टिलर्स थे उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा गैप था. एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल ऑन द वन हैंड एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल ऑन द अदर. मतलब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गल्फ था, मतलब गैप था. वाइल द ओनर्स शेयर द आउटपुट. जो ओनर्स थे वो आउटपुट शेयर करते थे. दे सेल्डम हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती थी उसे वो हार्डली शेयर करते थे. मतलब वो शेयर ही नहीं करते थे, सिर्फ आउटपुट ले लेते थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी मतलब अपना खर्चा नहीं करते थे. दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट. वो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड थे कि वो अपनी जो रेंटल इनकम है वो इंक्रीज कर लें आउटपुट के शेयर के टर्म्स में. द टिलर्स ऑफ द सॉइल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस. और जो टिलर्स थे सॉइल के उन्हें बहुत मुश्किल से सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए दिया जाता था. द फिफ्थ वन इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स. लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड. जो लैंड होल्डिंग्स थी वो स्मॉल भी थी और फ्रेगमेंटेड भी थी. फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स मीन्स अ पीस हियर एंड अ पीस देयर. मतलब लैंड का कुछ टुकड़ा यहाँ पे होना, कुछ थोड़ी दूर पे होना, कुछ और कोई और मतलब थोड़ा कोई यहाँ पे होना. अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट. इसी वजह से जो होल्डिंग्स थी वो अनइकोनॉमिक थी और वो लोग बहुत कम आउटपुट प्रोड्यूस करती थी हाई कॉस्ट पे. Sixth is land revenue system under the British era. The British government in India introduced a unique system of land revenue. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने मतलब इंडिया में
एक यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस किया था। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट एंड द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। और इसने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया गवर्नमेंट के बीच में, ओनर्स ऑफ द सॉइल के बीच में और टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में। दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, और सिस्टम को बोला गया जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस सिस्टम वर एज दिस, और इसके फीचर्स ये हैं। फर्स्ट वन इज द जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। जो जमींदार थे उन्हें परमानेंट ओनर्स डिक्लेयर कर दिया गया सॉइल के। द जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, और जो जमींदार थे उन्हें फिक्स सम पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू के तौर पे। सम मतलब एन अमाउंट ऑफ मनी। तो जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड, और जमींदार जो वो बिल्कुल फ्री थे कि वो कितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकें टिलर्स ऑफ द सॉइल से, जितना वो करना चाहें। द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग। ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसकी जो इम्प्लीकेशंस थी ये अलार्मिंग मतलब फ्राइटनिंग थी फार्मर्स के लिए और फार्मिंग के लिए भी। सबसे ज़्यादा क्या नुकसान थे इसके? इट लेड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार। इससे क्या हुआ, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, मतलब जो पीजेंट्स और लेबर जो काम करते थे जमींदार के फार्म पे, उनका जो है अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन होता था जमींदार के द्वारा। रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार्स। जो लैंड रेवेन्यू के जो रेट्स थे वो फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार रेज कर दिए जाते थे जमींदार के द्वारा, विच लेड टू फ्रीक्वेंट इविक्शन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल। जिस वजह से जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे उनका फ्रीक्वेंट इविक्शन होने लगा। इविक्शन मतलब लीगली फोर्स टू लीव प्रॉपर्टी। टिलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर। जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे उन्हें मतलब लैंडलेस लेबर बना दिया गया था। एज लैंडलेस लेबर्स द टिलर्स मेनली गॉट सब्सिस्टेंस वेजेस इन काइंड, और लैंडलेस लेबर के तौर पे जो टिलर्स थे उन्हें सिर्फ सब्सिस्टेंस वेजेस मिलती थी, या किसी काइंड के फॉर्म, या तो वेजेस मतलब कैश के फॉर्म में मिलती थी या काइंड के फॉर्म में मिलती थी। बैकवर्डनेस ऑफ द टिलर्स meant that they had no mean and no little interest in improving agriculture. टिलर्स की जो बैकवर्डनेस थी उसका मतलब ये हुआ कि उनके पास ना तो कोई साधन था, ना कोई मीन्स थी, ना कोई इंटरेस्ट था कि वो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करें। द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पे जो जमींदार थे वो लेड अ लेविश लाइफस्टाइल, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, रिच लाइफस्टाइल जीते थे, एंड स्पेंड ऑल देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरीज ऑफ लाइफ। और जितनी भी उनकी रेवेन्यू इनकम थी उन्हें लाइफ की जो लग्जरीज थी उन पर स्पेंड करते थे। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टोटली नेग्लेक्टेड, और जो एग्रीकल्चर का इंप्रूवमेंट था वो बिल्कुल टोटली नेग्लेक्ट किया गया, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया उस पर। Seventh one is forced commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture refers to shift from cultivation for self consumption to cultivation for the market. Commercialization का मतलब होता है कि जब हम कल्टीवेशन अपने सेल्फ कंजम्पशन को जब हम कल्टीवेशन जो है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं और उसे छोड़ के हम मार्केट के लिए कल्टीवेशन करें तो उसे कहते हैं कमर्शियलाइजेशन। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मेंशन नीड टू बी मेड ऑफ कैश क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट, शुगर केन विच हैड अ हाई डिमांड इन द मार्केट वर इंक्रीजिंगली कल्टिवेटेड। ये जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, इनकी जो थी हाई डिमांड थी मार्केट में, इसीलिए इनका कल्टीवेशन बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। फार्मर्स वर फोर्स टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स। फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करें, जैसे कि इंडिगो इन पर्टिकुलर, मतलब ज़्यादा इंडिगो उगाने के लिए ही उन्हें फोर्स किया जाता था। फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप लाइक राइस एंड वीट, मतलब पहले जो फार्मर्स थे वो सब्सिस्टेंस क्रॉप उगाते थे जैसे राइस, वीट। अब उन्हें फोर्स किया गया कि वो इंडिगो उगाएं या और कमर्शियल क्रॉप्स उगाएं। रीजन, इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। और इंडिगो क्यों बोलते थे वो, क्योंकि जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ पे इसकी ज़रूरत थी कपड़ों को, टेक्सटाइल्स को डाई करने के लिए या ब्लीच करने के लिए। द फार्मर्स वर आइदर लर्ड और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जो फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करें और इंडिगो का कल्टीवेशन करें। इट एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। और इस वजह से जो फार्मर्स थे उन्हें मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज थी उन्हें फेस करना पड़ता था। वाइल अर्लियर दे वुड ग्रो ग्रेन्स फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन, जहाँ वो पहले अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए ग्रेन्स को ग्रो करते थे, नाउ दे नीड कैश टू बाई फ्रॉम द मार्केट। अब उन्हें कैश की जरूरत पड़ती है कि वो ग्रेन्स भी जो है मार्केट से खरीदें, बट दे वुड सेल्डम हैव कैश ओइंग टू देयर माउंटिंग इंडेप्टनेस। और लेकिन उनके पास बहुत कम, मतलब उनके पास कभी कभी ही कैश होता था, और ज़्यादा तो उन पर कैश होता भी नहीं था खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना डेप्थ इतना उनका ज़्यादा होता था कि मतलब उन पर कर्ज बहुत ज़्यादा होता था कि उनके पास कैश बचता ही नहीं था कि वो अपनी फैमिली के लिए ग्रेन्स तक भी खरीद पाएँ। कॉन्सिक्वेंस, परपेचुअल इंडेप्टनेस ऑफ द फार्मर्स एंड द परपेचुअल स्टैग्नेशन ऑफ द फार्मर। और इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या हुई कि जो फार्मर्स की इंडेप्टनेस थी वो बढ़ती चली गई, परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, खत्म ही नहीं हुई, मतलब ऐसी हो गई कि कभी ना खत्म होने वाली हो गई। और जो फार्मिंग थी उसकी स्टैग्नेशन और बढ़ गई। ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वो बहुत बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड भी था और स्टैग्नेंट भी था। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। बैकवर्डनेस इन फैक्टर्स की वजह से और स्टैग्नेशन इन फैक्टर्स की वजह से। पहला फैक्टर क्या है बैकवर्डनेस का? लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ओइंग टू ह्यूज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तीसरा है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तीसरा है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स। और स्टैग्नेशन था गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल की वजह से, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से और फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर की वजह से। दैट इज इनफ फॉर दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर
in my next video. Till then, keep studying. Goodbye and thank you. And if you have any query relating to this chapter or any suggestion for me, then please write it in the comment section.